अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि हम अपना चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे एक्सेल से, तो ये आज हमारी थर्ड वीडियो होगी। जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं पोलेवेलेंट से। तो पोलेवेलेंट आपके पास क्या होता है? कोई भी ऐसी वैक्सीन जो प्रिपेयर की जाती है फ्रॉम 2 और मोर स्ट्रेन ऑफ द सेम स्पीशी, एक ही स्पीशी के दो से ज़्यादा स्ट्रेन से जो हम लेकर वैक्सीन को प्रिपेयर करते हैं, दैट इज़ नोन एज द पोलेवेलेंट। इसके अंदर आपके पास कौन सी एग्जाम्पल आती हैं? आपके पास पोलियो आ सकती है और आपके पास इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आ सकती हैं। फर्दर आपके पास आ जाती है जी ऑटोजेनस। आपके पास जो वैक्सीन होती है, तो ये आपके पास ऐसी वैक्सीन होती है जो हम ऐसे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, सेम पेशेंट से लेते हैं और उसी को इनोक्यूलेट करते हैं, तो दैट इज़ ऑटोजेनस। यानी उसी से लेके उसी को इनोक्यूलेट कर देते हैं, तो दैट इज़ नोन एज द ऑटोजेनस वैक्सीन। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी एडजुवेंट। एडजुवेंट क्या होता है? ये आपके पास कोई वैक्सीन नहीं होती, लेकिन कोई भी एक एडिड सब्सटेंस होता है जो आप ऐड करते हैं टू पोटेंशिएट द इम्यून सिस्टम, जिसकी वजह से आपके पास ग्रेटर अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन आपके पास लेसर क्वांटिटी ऑफ एंटीजेंस रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये आपके पास कहलाता है जी एडजुवेंट वैक्सीन्स। इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर एग्जांपल में आपके पास एल्यूमिनियम फॉस्फेट आ जाता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है, आपके पास वाटर इन ऑयल वगैरह आ जाते हैं। फर्दर आपके पास आ जाते हैं जी इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जिनकी मैंने अभी आपको निमोनिक बताया था, गेम्ड के निमोनिक से आपने इसको याद रखना है। तो आपके पास IgG होता है, A होता है, M होता है, E एंड D आपके पास गेम्ड के निमोनिक से आपने इन सबको याद रखना है। ये आपके जो जितने भी अभी हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें एक हर्ड इम्यूनिटी वाला टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट था जो आपके SCQ में आता है। बाकी अभी तक जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े वो सारे आपके वाइवा और MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। जस्ट आपने इसका कॉन्सेप्ट लेना है, एज सच आपको इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। फर्दर हम देखते हैं कि आपके पास हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है। तो हाइपर सेंसिटिविटी, ये जो आपकी पहली वाली डेफिनेशन है, दैट इज़ हाइपर सेंसिटिविटी। तो ये आपके पास कोई भी आउटसाइड एजेंट जब एंटर करता है बॉडी में एंड बॉडी शो करती है हाइपर रिएक्शन या ओवर रिएक्शन अगेंस्ट इट, तो दैट इज़ नोन एज हाइपर सेंसिटिविटी। उसके बाद आपके पास ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है? तो सेकंड वाली आपकी डेफिनेशन ऑटो इम्यूनिटी की है। तो कोई भी इनसाइड एंटीजन ऑफ ओन बॉडी जब वो उसके अगेंस्ट जब भी कोई भी एक्टिविटी होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड द ऑटो इम्यूनिटी। जब बॉडी के अंदर ही कोई भी एंटीजन मौजूद है तो उसके अगेंस्ट एक्टिविटी हो रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड द ऑटो इम्यूनिटी। और अगर कोई आउटसाइड एजेंट एंटर हुआ है तो दैट इज़, और उसके अगेंस्ट हाइपर रिएक्शन हुआ है, ओवर रिएक्शन हुआ है, तो दैट इज़ कॉल्ड द हाइपर सेंसिटिविटी। तो ये आपने दो डिफ्रेंशिएट भी ज़रूर याद रखने हैं। फर्दर आपके पास आ जाता है जी IgG। तो ये आपके पास सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होता है, आपके पास 70 to 75% जो है वो IgG मौजूद होती है, ठीक है जी। और ये आपके पास कैनरी रिस्पॉन्स करती है और आपके पास लॉन्ग लास्टिंग इसका एक्शन होता है। फर्दर आपके पास आ जाता है जी IgA। तो IgA जो होता है वो आपके सिक्रीशंस में होता है, आपके सलाइवा वगैरह के अंदर मौजूद होता है। तो IgA जो है वो 15% आपकी टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन्स का आपकी बॉडी में मौजूद होता है और ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट एंटीजेंस, और ये आपकी सिक्रीशंस में मौजूद होता है। फर्दर आपके पास आ जाता है जी IgD। IgD जो होता है वो आपके पास B लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अंदर B लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं और ये आपके पास 0.3 से 0.4 mg पर 100 ml ऑफ द सीरम मौजूद होता है और इसकी हाफ लाइफ 2 से 8 डेज़ है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी IgE। IgE जब भी आपके पास कोई एलर्जिक रिएक्शन होगा, कोई भी एनाफिलेटिक रिएक्शन होगा, तो आपके पास IgE की क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये आपने याद रखना है, एस्थमा वगैरह की कंडीशन में ये आपको देखने में मिलती है। फर्दर आपके पास आ जाता है जी IgM। तो IgM जो है वो सबसे पहले बना था, ठीक है जी। और ये आपके पास पेंटावेलेंट इन नेचर होता है, पेंटावेलेंट होता है और साथ ही ये आपके पास प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, तो ये आपके प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता। उसके बाद जी आपके पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रिपरेशंस। तो इसके अंदर आपके पास नॉर्मल ह्यूमन IG है। नॉर्मल ह्यूमन के अंदर जो IG होता है ये आपकी एंटीबॉडी रिच फ्रैक्शन होती है, ठीक है, जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट द इन्फेक्शन, ठीक हो गया। तो इसके अंदर क्या आती है? ये आपके पास नीज़ल से प्रोटेक्ट कर सकती है, आपको हेपेटाइटिस A वगैरह से प्रोटेक्ट कर सकती है। फर्दर आपके पास आ जाती है स्पेसिफिक ह्यूमन IG। तो स्पेसिफिक जो होती है वो आपके पास जस्ट जो है वो स्मॉल पूल के अंदर मौजूद होती है और ये आपके पास 5 टाइम्स जो है इसकी पोटेंशियल ज़्यादा है टू
कंपेयर द बॉडी टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म और टू द एंटीजेंस। ठीक हो गया। तो ये जो भी पेशेंट होता है उसका प्लाज्मा, आपने सुना होगा कि जब भी कोविड आया था तो कोविड के अंदर जो लोग बहुत वेंटिलेटर पे चले जाते थे तो कहते थे कि इसको प्लाज्मा लगाने की ज़रूरत है। जिस पेशेंट को पहले हुआ हो और वो रिकवर कर गया हो तो उसका प्लाज्मा इसके अंदर लगाएंगे तो ये जल्दी से रिकवर हो जाएगा। तो प्लाज्मा के ज़रिए से जो हम रिकवरी करते हैं तो वो आपके पास स्पेसिफिक ह्यूमन आईजी के अंदर आ जाती है। फर्दर देख लें जी, आपके पास एंटीबॉडी क्या होती है। तो एंटीबॉडी आपके पास कोई भी ऐसा ग्लोबुलिन प्रोटीन है जो प्रोड्यूस होता है बाय द बी सेल इन रिस्पॉन्स टू द पर्टिकुलर एंटीजन। तो ये आपने याद रख लिया। देन आपके पास आ गया जी इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो रेफर टू एनी क्लास ऑफ स्ट्रक्चरली रिलेटेड प्रोटीन्स इन द सीरम एंड द सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम विच फंक्शंस एज एंटीजन। तो ये आपके पास फंक्शन करता है एज एंटीजन। तो ये आपने बेसिक सी डेफिनेशंस आपको पहले भी आती होंगी, आपने जस्ट इनको देख लेना है। फर्दर आपके पास आ जाता है कि जो आपके पास स्पेसिफिक आईजी होता है तो ये आपके पास कहाँ पे यूज़ होता है। तो ये आपके पास हेपेटाइटिस बी में, रेबीज़ में, टेटनस वगैरह में इस्तेमाल करते हैं और ये आईएम का इंजेक्शन देते हैं इसके अंदर। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो लोकल साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर आपके पास पेन आ जाती है। वैक्सीन के, ये बेसिकली वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो आपने इसको ज़रूर याद रखना है। कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं तो आपको आने चाहिए। लोकल के अंदर क्या होगा, एक तो आपको इंजेक्शन की जगह पे पेन हो सकती है और वहाँ पर एब्सेस बन सकती है। सिस्टेमिक में क्या होगा, आपको एनाफ्लेटिक रिएक्शन होकर फीवर, चिल्स, पेन हो सकती है और शॉक में जा सकता है। लेट के अंदर क्या होगा कि आपको यूट्रिकेरिया हो सकता है, पायरेक्सिया हो सकता है, आर्थराल्जिया हो सकता है और डायरिया वगैरह हो सकता है। तो लिम्फ नोड स्वॉलन भी हो जाते हैं कुछ लोगों के अंदर, तो ये भी आपने ज़रूर देखना है। अब आपके पास एंटी सीरा या एंटी टॉक्सिन्स क्या होता है। तो ये आपके पास एक ऐसा सीरम होता है जिसके अंदर एंटीबॉडी या एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं जो हम एनिमल सोर्स से लेते हैं और बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को अगेंस्ट द एंटीजेंस और द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये आपके पास टाइप है एक पैसिव इम्यूनिटी की, दैट इज़ नोन एज द एंटी सीरा और द एंटी टॉक्सिन्स। फर्दर आपके पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ एंटी सीरा या एंटी टॉक्सिन्स। तो ये आपसे वाइवा में पूछ ली जाती हैं। मोनोवेलेंट होता है और आपके पास पोलेवेलेंट होता है। मोनोवेलेंट जो होता है वो सिर्फ एक एंटीजन के अगेंस्ट होता है, जबकि जो पोलेवेलेंट होता है वो मोर देन वन एंटीजन के अगेंस्ट होता है। इसके अंदर डिप्थीरिया का एंटीटॉक्सिन आ जाता है, गैस गैंग्रीन का आ जाता है, स्नेक बाइट का और बॉटुलिनम टॉक्सिन का आपके पास आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, दैट इज़ कोल्ड चेन। ठीक है, कोल्ड चेन का आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने कंप्लीट करना है। इसके ऊपर आपने वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखना है, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक हर्ड इम्यूनिटी था, उसके बाद जो सेकंड है दैट इज़ कोल्ड चेन। कोल्ड चेन की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। ये आपके पास एक ऐसा सिस्टम होता है स्टोरेज का और साथ ही ट्रांसपोर्ट का ऑफ द वैक्सीन एट लो टेम्परेचर, यानी हमने उसको फ्रीजिंग पॉइंट पे जो होता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर जो होता है उस पर हमने उसको स्टोर करना होता है और ट्रांसपोर्ट करना होता है फ्रॉम द मैन्युफैक्चर, जहाँ पर वो मैन्युफैक्चर हुआ है वहाँ से लेकर द साइट ऑफ इनोक्यूलेशन, जहाँ पर हमने उसको लगाना है वहाँ तक हमने उसको एक स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमने उसका लो टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। अब वैक्सीन्स जो होती हैं जब तक उनको लो टेम्परेचर पर रखा जाए तो उनका पोटेंशियल जो है वो मेंटेन रहता है। जैसे ही उनका टेम्परेचर जो है वो डिस्टर्ब होता है तो उनकी पोटेंसी लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, फिर वो किसी काबिल नहीं रहती, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो हम जो भी इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं अपनी मैन्युफैक्चर साइट से साइट ऑफ इनोक्यूलेशन तक ले जाने के लिए, दैट इज़ नोन एज द कोल्ड चेन। अब उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, दैट इज़ -2 से -8 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट है, इसको आपने साथ ही मार्क कर लेना है। फर्दर आपके पास आ जाती है कि कोल्ड चेन जो होती है उसके अंदर आपका क्या इस्तेमाल होना है। तो आपने निमोनिक याद रखना है जी, MTC, RDH और DC। ठीक है जी, इससे आपने याद रखना है। M से आपके पास आ जाता है जी मैन्युफैक्चरर साइट, जहाँ पर वो मैन्युफैक्चर हुआ है। T से आपके पास ट्रांसपोर्ट साइट आ जाती है। C से आपके पास सेंट्रल वैक्सीन स्टोर आ जाता है। ठीक हो गया। साथ ही H से आपके पास आ गया, RDH से आपके पास R से आ जाता है जी रीजनल स्टोर। सेंट्रल स्टोर से रीजनल स्टोर के पास आएगा, रीजनल स्टोर से वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास आएगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से हेल्थ सेंटर के पास आएगा, हेल्थ सेंटर से किसी भी डिस्पेंसरी पे जाएगा और डिस्पेंसरी से वो चाइल्ड को यानी बच्चे को लग जाएगी वो वैक्सीन। तो ये आपने याद रखना है, ये इसका पूरा सीक्वेंस से है MTC, RDH, DC। ये निमोनिक आप याद रखेंगे तो आपको ये कभी नहीं भूलेगा। फर्दर आ जाती है जी हमारे पास कोल्ड चेन के इक्विपमेंट में क्या क्या आता है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट SCQ है, हर साल ये आ ही जाता है, बहुत कॉमन है, तो आपने इसको अच्छे से याद करना है।
वॉक इन कोल्ड रूम्स होते हैं, आपके पास इस तरह के रूम्स होते हैं। आपने कई बार होटल्स वगैरह में जाके देखा होगा, तो वहाँ पर एक कोल्ड रूम होता है जहाँ पर वो अपनी चीज़ें वगैरह स्टोर करते हैं, अपना चिकन और मीट वगैरह जो स्टोर करते हैं, तो वो वॉक इन कोल्ड रूम्स होता है। एक छोटे छोटे कमरे होते हैं जो बिल्कुल इतने ठंडे होते हैं जैसे कि आपका फ्रीज़र या फ्रिज वगैरह होते हैं, तो ये वॉक इन कोल्ड रूम्स होते हैं। उसके बाद आपके पास कोल्ड बॉक्सेस होते हैं, छोटे छोटे आपको डब्बे पता है आपको मिलते हैं, जिसके अंदर हम अपना खाना वगैरह लेके और ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वो कोल्ड बॉक्सेस होते हैं। आपने अगर वो नहीं भी देखे तो आपने कोई वैक्सीन लगाने कभी आपके घर आए हों तो आपने वो टीन देखी हो, तो उनके पास एक छोटे छोटे से डब्बे होते हैं, इस तरह से चौकोर से आपके पास डब्बे होते हैं जो उन्होंने पकड़े होते हैं, उसके अंदर उन्होंने वैक्सीन स्टोर की होती है, तो वो आपके पास कोल्ड बॉक्सेस होते हैं जिसके अंदर वैक्सीन ठंडी रहती है, यानी उनका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। साथ ही आपके पास वैक्सीन कैरियर्स होते हैं, ठीक है जी। वैक्सीन कैरियर्स भी ऐसे आपके पास व्हीकल्स होती हैं जिसके कोल्ड टेम्परेचर होता है, जो टेम्परेचर को मेंटेन रखती हैं। साथ आपके पास डे पैक्स आ जाते हैं। डे पैक्स जो होते हैं ये आपने देखा होगा, ये आप जब भी कोई ड्रॉप्स वगैरह आई ड्रॉप्स वगैरह भी लेते हैं तो आपको उसके साथ भी वो एक बर्फ़ का वो एक थैली सी रख के देते हैं आपके शॉपर के अंदर, ताकि उसका टेम्परेचर कोल्ड रहे। तो दीज आर कॉल्ड द डे पैक्स। साथ ही आपके पास फ्लास्क होते हैं, फ्लास्क भी आपके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए होते हैं। आइस पैक्स होते हैं, तो आइस पैक्स भी आपके पास स्मॉल बॉक्सेस या फ्लास्क के अंदर होती हैं, प्लास्टिक बॉक्सेस होते हैं जो आपके मेंटेन करते हैं टेम्परेचर को। साथ ही आपके पास फ्रीज़र और रेफ्रिजरेटर आ जाता है जिसका टेम्परेचर जो होता है -15 से -25 होता है। और कौन सी ऐसी वैक्सीन है जिनको फ्रीजिंग टेम्परेचर चाहिए, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट MCQ वाइवा क्वेश्चन है। फ्रीजिंग टेम्परेचर आपकी पोलियो, मीज़ल्स एंड BCG की वैक्सीन को रिक्वायर्ड होता है। अब मैं आपको याद करने का तरीका बताती हूँ कि आपने इसको किस तरह से याद करना है। ठीक हो गया। एक तो आपने वॉक इन कोल्ड रूम्स याद कर लिया, आपको पता चल गया कि वॉक इन रूम्स हो गए, ठीक है। दूसरा आपने क्या याद करना है, आपने बॉक्स याद किया तो कोल्ड बॉक्स आ गया। उसके साथ ही बॉक्स के साथ आपने फ्लास्क याद कर लिया, बॉक्स और फ्लास्क मिलते मिलते होते हैं तो आपने वो याद कर लिया। उसके साथ ही आपने वैक्सीन कैरियर याद कर लिया। कैरियर भी जो होता है वो आपके कुछ भी कैरी करने के लिए, बॉक्स भी कैरी करने के लिए, फ्लास्क भी कैरी करने के लिए, तो ये 3 आपको याद हो गए, ठीक है जी। आपका वॉक इन रूम हो गया, कोल्ड बॉक्सेस हो गए, कैरियर्स हो गए, फ्लास्क हो गए। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी पैक्स। अब आपने डे पैक्स कर लिया, एक तो आपने डे पैक कर लिया, साथ ही आपने आइस पैक कर लिया, ठीक है। तो ये दोनों आपके हो गए तैयार, और साथ ही एक आपको रेफ्रिजरेटर और फ्रीज़र वो याद रह जाएगा। फर्दर आपकी जो वैक्सीन्स हैं इंपॉर्टेंट वो आपने याद रखनी है, पोलियो, मीज़ल्स एंड BCG, तो ये आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए। क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके पास पेपर में आया हुआ है 2016 के अंदर। नीम एटलीस्ट 4 इक्विपमेंट यूज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द कोल्ड चेन एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द हेल्थ केयर आउटलेट्स फॉर स्टोरेज ट्रांसपोर्ट ऑफ द वैक्सीन। तो अब आपसे इनमें से 4 पूछे जा रहे हैं। अब आपको 4 तो बताने मुश्किल ही नहीं होंगे, ठीक है जी। आपने बॉक्स बता दिया, ठीक है। बॉक्स के साथ ही आपको याद आया कि फ्लास्क भी था, फ्लास्क के साथ आपको याद आया कि वैक्सीन कैरियर भी थे, ये 3 हो गए। एक आपने वॉक इन रूम बता दिया, ठीक है। साथ ही आपने एक रेफ्रिजरेटर या फ्रिज बता दी, ठीक है, ये 2 हो गए। साथ में आपको याद है कि पैक्स था, तो एक आपने डे पैक बता दिया, और साथ ही आपने आइस पैक बता दिया। तो ये आपके सारे जो हैं वो कंप्लीट हो गए। तो इस तरह से आपने इसको याद रखना है। अब आपकी कौन सी ऐसी वैक्सीन है जिनको कोल्ड टेम्परेचर तो चाहिए लेकिन उनको फ्रीजिंग टेम्परेचर नहीं चाहिए, तो उसके अंदर आपके पास टाइफाइड DP आ जाती है, टेटनस टॉक्सॉइड आ जाते हैं, और आपके पास डिल्यूएंट्स आ जाते हैं। लेकिन जो पोलियो, मीज़ल्स एंड BCG हैं इनको ड्राइड वैक्सीन भी कहते हैं, इनको फ्रीजिंग टेम्परेचर चाहिए। तो ये आपने ज़रूर याद रखें, ये नाम आपको ज़रूर आना चाहिए। आपके OSPI में इंपॉर्टेंट है, वाइवा में इंपॉर्टेंट है, और आपके MCQ लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। फर्दर आपके पास आ जाता है जी अगला जो हमारे पास टॉपिक है, दैट इज़ वैक्सीन वाइल मॉनिटर। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, कभी कभी SCQ में भी आ जाता है आपके पेपर में, और OSPI में एक स्टेशन तो आना ही आना है। आपके OSPI के 4-5 ग्रुप्स होते हैं, हर रोज़ एक ग्रुप की OSPI होती है, तो आपको किसी ना किसी एक ग्रुप को तो ये पक्का क्वेश्चन आना ही आना है, हर साल आता है, तो ये आपके फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। फर्दर क्या होता है जी, हमारे पास सबसे पहले होती है जी, ये आप डायग्राम से देखें, डायग्राम से ही मैं आपको समझा दूंगी। इसकी आपके पास होती हैं जी 4 स्टेजेस, ठीक है जी। सबसे पहले स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4, ठीक हो गया। अब आपके पास क्या होता है कि ये दरमियान वाला जो होता है ना बॉक्स, वो थोड़ा आपके पास लाइट कलर का होता है, और साइड वाला आपके पास थोड़ा डार्क कलर का होता है। ये नॉर्मली प्रेजेंट है, ठीक है। जब भी आपके पास स्टेज 1 होगी तो जो आपके पास इनर स्क्वायर है वो लाइटर होगा, देन आउटर सर्कल, ठीक है। तो ये आपके पास वैक्सीन यूज़ के काबिल है। अगर इसकी एक्सपायरी डेट नहीं गुजरी तो आप इस वैक्सीन को इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्होंने टिक लगा के आपको बताया है। सेकंड स्टेज क्या होती है कि आपका जो दरमियान वाला है
जो आपका दरमियान वाला है वो थोड़ा सा डार्क हो गया है, लेकिन स्टिल वो लाइटर है दैन दैट ऑफ द सर्कल। ठीक है, सर्कल से अभी भी लाइट है, थोड़ा सा डार्क हो गया लेकिन अभी भी लाइट है और उसकी एक्सपायरी डेट अभी नहीं गुजरी, तो इस वैक्सीन को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आती है जी आपकी थर्ड स्टेज, जिसके अंदर आपका बाहर वाला कलर अंदर वाले कलर के साथ बिल्कुल मैच कर गया है, यानी दोनों सेम कलर के हो गए हैं। तो अब आपने इस वैक्सीन को इस्तेमाल नहीं करना, आपने इसको डिस्कार्ड कर देना है। देखें इसके अंदर जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। अब आपने इसको, चाहे उसकी एक्सपायरी डेट गुजरी है या नहीं गुजरी, लेकिन आपने इस वैक्सीन को इस्तेमाल नहीं करना, आपने इसको डिस्कार्ड करना है, अपने सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करना है। फर्दर आपके पास आ जाती है जी अगली स्टेज, जो लास्ट स्टेज है, जो आपका डब्बा है वो ज़्यादा काला हो गया है और बाहर वाला लाइटर रह गया, तो तब भी आपने इस वैक्सीन को डिस्कार्ड कर देना है, आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना और आपने अपने सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करना है। तो दिस इज़ नोन एज द वैक्सीन वायल मोनीटर। तो आपका जो ऑस्पी होता है उसमें कई बार VVM लिखा होता है, वैक्सीन वायल मोनीटर, तो बच्चों को समझ नहीं आता ये क्या है, तो आपने याद रखना है कि वैक्सीन वायल मोनीटर को VVM कहते हैं। फर्दर आपके पास आ जाता है जी शेक टेस्ट। और थॉइंग क्या होता है? तो शेक टेस्ट ये होता है कि WHO ने रिकमेंड किया है कि जब भी हमने वैक्सीन को कोल्ड चेन से निकालना है तो हमने उसको शेक करना है सबसे पहले, वैक्सीन लगाने से पहले, और हमने चेक करना है कि उसके अंदर कोई टर्बिडिटी वगैरह मौजूद ना हो। ठीक हो गया। और अगर वहाँ टर्बिडिटी मौजूद होती है तो हमने उस वैक्सीन को डिस्कार्ड कर देना है। तो शेक टेस्ट ये होता है। उसके बाद जो आपके पास थॉइंग होता है वो ये है कि आपने वैक्सीन जो है वो जब रेफ्रिजरेटर से आपने बाहर निकाली है तो फॉर सम टाइम आपने उसको बाहर रखना है ताकि वो लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए, यानी वो पहले आइस में होगी यानी फ्रीज़ होगी और उसको लिक्विड तक कन्वर्ट होने के लिए हमने थोड़ा सा उसको बाहर रखना है और फिर हमने उस वैक्सीन को अप्लाई करना है। तो दैट प्रोसेस इज़ नोन एज द थॉइंग का प्रोसेस।